13वीं मंजिल का कमरा। मुंबई की चकाचौंध के बीच बसी स्वप्नलोक हाइट्स इमारत बाहर से देखने में एकदम आधुनिक और आलीशान लगती थी, लेकिन इस चमक धमक के नीचे छिपा था एक ऐसा राज जो वर्षों से लोगों की जिंदगी निगल रहा था। 13वीं मंजिल। इस मंजिल का नाम किसी लिफ्ट में दर्ज नहीं था, कोई फ्लोर नंबर नहीं, कोई घंटी नहीं। कुछ लोग मानते थे कि इमारत में 13वीं मंजिल थी ही नहीं, लेकिन कुछ पुराने निवासी जानते थे कि वहां कभी कुछ था, कुछ भयानक। अनया, एक जर्नलिस्ट जो अजीबोगरीब घटनाओं और डरावनी कहानियों पर लेख लिखने के लिए जानी जाती थी, इस इमारत की ओर खींची चली आई। उसके पास एक लीक हुई रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि 4 मजदूरों ने इसी इमारत की 13वीं मंजिल पर काम करते समय अजीब अनुभव किए और काम छोड़ दिया। एक मजदूर ने बताया था कि रात के समय वहां किसी औरत के चीखने की आवाज आती थी और खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। अनया ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। इसके लिए उसने अपने दोस्त विवेक को साथ लिया, जो एक फोटोग्राफर था। दोनों ने फ्लैट किराए पर लिया 12वीं मंजिल पर, ठीक उस मंजिल के नीचे जो अब तक एक रहस्य थी। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन तीसरी रात को अनया ने महसूस किया कि छत से छन छन की आवाज आ रही है, जैसे कोई पायल पहने हुए टहल रहा हो। विवेक ने शुरुआत में इसे बिल्ली या चूहा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात उसने खुद दरवाजे पर हल्की खरोंचें सुनी। उन्होंने सोचा कि किसी पुराने निवासी से पूछते हैं, तभी उन्हें मालिनी आंटी मिली, एक 65 वर्षीय विधवा जो शुरू से इस इमारत में रहती थीं। मालिनी आंटी ने पहले तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अनाया की जिद और जिज्ञासा देखकर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पहले 13वीं मंजिल पर एक महिला कलाकार नयनतारा रहती थी, अकेली, सुंदर और रहस्यमयी। वह दिन रात पेंटिंग्स बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कलाकारी बदलने लगी, चेहरे विकृत, आंखें डरावनी और चित्रों में अजीब आकृतियां। फिर लोगों को यह महसूस हुआ कि जो लोग उसकी बनाई पेंटिंग्स को ज्यादा देर तक देखते, वे बीमार पड़ जाते या गायब हो जाते। नयनतारा धीरे धीरे सबसे कटती गई और अंततः उसकी पेंटिंग्स में एक तांत्रिक स्पर्श आने लगा। एक रात पूरे फ्लो से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर नयनतारा नहीं थी, बस दीवार पर एक खून से सनी पेंटिंग थी जिसमें एक औरत अपनी आंखें निकाल रही थी। तभी से 13वीं मंजिल को सील कर दिया गया और फ्लो को टेक्निकल एरर बताकर हटा दिया गया। अनया और विवेक ने तय किया कि वे रात के समय ऊपर जाएंगे और पूरे अनुभव को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने देखा कि लिफ्ट में 13वीं मंजिल का बटन नहीं था, लेकिन सीढ़ियों से गिनते हुए एक छुपा हुआ फ्लो उन्हें मिला, दरवाजे पर जंग लगी जंजीर। जैसे ही उन्होंने जंजीर हटाई, एक सर्द हवा का झोंका उन्हें छू गया। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। अंदर एक फ्लैट में दीवार पर वही पेंटिंग थी, औरत जिसकी आंखें नहीं थीं। विवेक ने जैसे ही उस पेंटिंग की तस्वीर खींची, कैमरे की लाइट झपकने लगी और माहौल भारी हो गया। उसी समय एक धीमी सी आवाज आई, मुझे मेरी आंखें वापस दो। टॉर्च बंद हो गई, कमरे में अंधेरा और एक हल्की रुलाई की आवाज गूंजने लगी। विवेक चिल्लाया, यहाँ से निकलते हैं अनया। लेकिन तभी उसकी चीख गूंजती है और वह अचानक गायब हो जाता है। अनया अकेली खड़ी रह जाती है, डर, पसीना और खामोशी से भरी हुई। वह दौड़ती है, लेकिन रास्ता बार बार बदल रहा होता है, जैसे मंजिल खुद को मुड़ रही हो। किसी तरह वह सीढ़ियों तक पहुंचती है, नीचे भागती है और 12वीं मंजिल पर पहुंचकर बेहोश हो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो विवेक कहीं नहीं है, उसका कैमरा जमीन पर पड़ा है। कैमरे में केवल एक फोटो है, पेंटिंग, और उसके अंदर विवेक की परछाई, जैसे वह पेंटिंग का हिस्सा बन गया हो। वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता, कोई मानने को तैयार नहीं कि वह मंजिल असल में मौजूद है। वह पुलिस के पास जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ 12वीं और 14वीं मंजिल का रिकॉर्ड मिलता है। हफ्तों तक अनया को सपनों में वो पेंटिंग दिखाई देती है, अब हर बार पेंटिंग में एक चेहरा और जुड़ता जा रहा है। वह मालिनी आंटी के पास जाती है और पूछती है, मैं बच सकती हूँ? मालिनी धीरे से कहती हैं, जो उसकी नज़र में आ गया वो कभी पूरी तरह नहीं बच सकता।
आज भी स्वप्नलोक हाइट्स में नए किराएदार आते हैं, लेकिन 12वीं मंजिल से ऊपर कुछ अजीब होता है। और हर रात 3:13 बजे ऊपर से छन छन की आवाज आती है, कोई चल रहा है। शायद कोई अपनी आंखें ढूंढ रहा है। परछाइयों का कुआं। आरव एक युवा इतिहासकार था, जिसे पुरानी सभ्यताओं और रहस्यमयी घटनाओं की खोज में बेहद रुचि थी। उसने अनगिनत किले, हवेलियां और परित्यक्त गांवों का अध्ययन किया था। एक दिन उसे एक लाइब्रेरी में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। इस डायरी में एक गांव का जिक्र था, भूत गांव, जहां एक श्रापित कुआं मौजूद था। डायरी में लिखा था कि वो कुआं दिन में सामान्य लगता है, लेकिन रात में वहां परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। ये वाक्य बार बार लाल स्याही में लिखा गया था। आरव का जिज्ञासु मन अब रुक नहीं सकता था। उसने बैग तैयार किया और भूतगांव की ओर निकल पड़ा, जो उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में बसा था। गांव पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। वहां का माहौल कुछ अजीब था, जैसे कोई लगातार आरव को देख रहा हो, पर सामने कोई नहीं था। गांव में लोगों के चेहरे डर से सने हुए थे। जब आरव ने कुएं के बारे में पूछना चाहा, तो हर कोई चुप हो गया और दरवाजे बंद कर लिए। एक बुजुर्ग महिला, नीरा की दादी, आरव के पास आई और कहा, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ बेटा। लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हर श्राप के पीछे कोई सच्चाई होती है। तभी नीरा, एक साहसी और उत्सुक लड़की, आरव से मिली और बोली, मैं तुम्हें कुएं तक ले जा सकती हूँ, लेकिन वादा करो सूरज ढलते ही वहां नहीं जाओगे। आरव ने मुस्कराते हुए हामी भर दी, लेकिन उसके मन में एक योजना थी कुएं को रात में देखने की। अगली सुबह नीरा ने उसे गांव के बाहरी हिस्से में स्थित उस कुएं तक पहुंचाया। वह साधारण पत्थरों से बना था, लेकिन कुछ रहस्यमयी प्रतीक उसमें खुदे हुए थे। आरव ने उन प्रतीकों की तस्वीरें ली और अपनी डायरी में कुछ नोट्स भी लिखे। उनमें से एक प्रतीक खास था, एक उल्टी परछाई। शाम ढलते ही नीरा ने फिर चेतावनी दी, आज पूर्णिमा है। ये रात सबसे खतरनाक होती है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। रात के ठीक 12 बजे आरव चुपचाप कुएं के पास पहुंचा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे वहां हल्की धुंध दिखाई दी और फिर अचानक एक परछाई उभरी। वो परछाई इंसानी थी, लेकिन चेहरा धुंधला, आंखें गड्ढों जैसी और आवाज जैसे कई आत्माएं एक साथ गूंज रही हों। परछाई बोली, तूने मुझे देखा है, अब तेरा अस्तित्व मेरी परछाई में कैद रहेगा। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। तभी नीरा वहां आ गई और उसे खींचकर दूर ले गई। अगली सुबह आरव का चेहरा सामान्य था, लेकिन नीरा ने देखा कि उसकी परछाई अब वैसी नहीं रही, वो उल्टी दिशा में चल रही थी। नीरा ने दादी से कहा, दादी, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी परछाई अलग है। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, श्राप शुरू हो चुका है। दादी ने बताया कि 100 साल पहले गांव के एक लालची पुजारी ने एक तांत्रिक को धोखा देकर कुएं में जिंदा दफना दिया था। तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया, हर 100 साल बाद एक परछाई असली होगी और वो तुम्हारे गांव के किसी को अपना रूप दे देगी। पिछली बार यह घटना 100 साल पहले घटी थी, जब एक बच्चा रात में कुएं के पास गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी परछाई गांव में सालों तक घूमती रही। आरव अब समझ गया कि वह चुना गया है, लेकिन उसका इतिहासकार मन अब डरने की बजाय लड़ना चाहता था। उसने नीरा से गांव के पुराने तांत्रिक ग्रंथ मंगवाए। दादी ने उन्हें एक गुप्त तहखाने से निकाला। ग्रंथ में लिखा था कि परछाई को हराने का एक ही तरीका है, स्वयं की पहचान को अंधेरे में भी न भूलना। आरव ने अगले दिन भर तैयारी की। उसने खुद का तावीज़ बनाया, शरीर पर रक्षा सूत्र बांधे और अपने इरादे मजबूत किए। रात होते ही वो फिर कुएं के पास पहुंचा। इस बार उसने मंत्र पढ़ते हुए कुएं में उतरने का निश्चय किया। कुएं के अंदर एक गहरी सुरंग थी, वहां दीवारों पर वही उल्टी परछाइयों वाले निशान थे। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, उसे एक दर्पण मिला, लेकिन उस दर्पण में उसकी परछाई नहीं, तांत्रिक का चेहरा दिख रहा था। तांत्रिक की आत्मा बोली, अब तू है ही क्या? तेरी परछाई अब मेरी है। तेरा अस्तित्व सिर्फ एक भ्रम है।
आरव ने आंखें बंद कर ली और खुद को याद करने लगा, माँ की गोद, कॉलेज की लाइब्रेरी और पहली बार जब उसे इतिहास से प्यार हुआ। जैसे ही उसने अपनी पहचान को भीतर से महसूस किया, उसका तावीज़ चमक उठा। परछाई चीखी, एक जोरदार चीख जिससे पूरा कुआं कांप उठा। आरव ने तांत्रिक के दर्पण को तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा, तांत्रिक की परछाई फट गई और एक धुएं के गुबार में बदल गई। कुएं की दीवारें टूटने लगी और आरव को जैसे ही होश आया, वो बाहर जमीन पर पड़ा था। नीरा और गांव के लोग उसे घेरे हुए थे। सब ने राहत की सांस ली, लेकिन नीरा ने गौर किया, आरव की परछाई अब फिर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन कभी कभी वो परछाई अलग दिशा में हिलती थी, जैसे वो अपने मन से चल रही हो। दादी ने कहा, शायद तांत्रिक की शक्ति टूटी नहीं, बस सोई है। अगली पूर्णिमा तक हमें सावधान रहना होगा। आरव गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन वो अब बदल चुका था। बाहरी रूप वही था, लेकिन उसकी परछाई में अब कुछ और भी था। और उस रात जब वो शहर लौटा, उसकी परछाई दरवाजे से पहले घर में दाखिल हो चुकी थी। कांच की गुड़िया। सोनल एक होनहार आर्ट स्टूडेंट थी, जिसकी रुचि डरावनी और अजीबोगरीब कलाकृतियों में थी। उसका सपना था ऐसी मूर्तियां बनाना जो देखने वाले की आत्मा तक को छू जाएं। दिल्ली के एक पुराने आर्ट कॉलेज में वो पढ़ रही थी, जहां कला की दुनिया में उसे अक्सर अजीब सपने आते थे, अधूरे चेहरे, टूटे हुए कांच और एक आवाज़, मुझे पूरा करो। एक दिन सोनल को एक रहस्यमयी पार्सल मिला, ना कोई प्रेषक, ना कोई संकेत। अंदर थी एक कांच की गुड़िया, बेहद बारीक, पारदर्शी और डरावनी रूप से सुंदर। गुड़िया के साथ एक पुराना, पीला हो चुका कागज था जिस पर लिखा था, इस कला को तुम ही संभाल सकती हो, पर याद रखो, ये सिर्फ सुंदरता नहीं, यह एक बंद दरवाज़ा है। सोनल ने गुड़िया को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया। शुरुआत में तो वह केवल एक कलात्मक प्रेरणा की तरह लगी, लेकिन कुछ दिनों में चीज़ें बदलने लगीं। गुड़िया की आंखें कभी कभी चमक उठतीं और उसकी पलकें जैसे थोड़ी झपकतीं। सोनल ने इसे थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक रात सोनल को सपना आया, एक बूढ़ा कलाकार कांच की मूर्ति गढ़ रहा था और मूर्ति बोल रही थी, मेरे अंदर तुम ही हो। अगले दिन से सोनल की कला में बदलाव आ गया। उसके स्केच अजीब, डरावने और भूतिया हो गए। उसके प्रोफेसर तक हैरान रह गए। सोनल की दोस्त नेहा ने नोटिस किया कि सोनल बहुत चुपचाप हो गई है। वो घंटों कमरे में बैठी रहती, सिर्फ गुड़िया को देखते हुए। नेहा ने एक रात सोनल के कमरे में कैमरा छुपा दिया, ये सोचकर कि क्या चल रहा है। कैमरे की फुटेज देखकर नेहा चौंक गई। रात के 3:12 बजे गुड़िया के हाथ खुद ब खुद हिलते दिखे और सोनल नींद में उठकर मूर्ति बनाना शुरू कर देती है। नेहा ने इस घटना को सोनल को दिखाने की कोशिश की, पर सोनल का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे उसे कुछ याद हो, लेकिन वो कह नहीं पा रही। नेहा ने गूगल और लाइब्रेरी में रिसर्च शुरू किया। उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली, 1952, कलाकार नारायण विश्वास की कांच की आत्मा। नारायण विश्वास एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, जो दावा करता था कि वो कांच में जीव भर सकता है। लेकिन उसके बनाए कई कलाकृतियों के मालिक पागल हो गए, कुछ मारे गए। और फिर एक दिन खुद नारायण गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। एक अफवाह ये भी थी कि वो अपनी आत्मा को किसी शुद्ध कांच की वस्तु में बंद करके गया था, ताकि उसका कला का जीवन अमर रहे। नेहा ने सोनल को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनल की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और वो अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगी थी। एक रात सोनल ने शून्य में देखते हुए कहा, मुझे अब हाथ नहीं कांपते, मैं सिर्फ उसके लिए बनाती हूँ। नेहा डर गई और कॉलेज के पास एक पुराने ओझा, गणेश बाबा, के पास गई, जिसने उस गुड़िया को देखकर ही कहा, ये कला नहीं, ये श्राप है। बाबा ने बताया, नारायण विश्वास ने अपनी आत्मा को उस कांच की गुड़िया में कैद किया था। वो अब नया शरीर ढूंढ रहा है और सोनल ही उसका अगला माटी का अवतार है। बाबा ने कहा, उसे रोका जा सकता है, सिर्फ एक चीज से, उसकी खुद की परछाई से। वो अपनी ही छवि से डरता है, क्योंकि वो जानता है वो अधूरा है। नेहा ने अपने हॉस्टल के कमरे में शीशों की परतें लगाईं,
और सोनल को एक झूठ बोलकर उस कमरे में ले आई। जैसे ही रात के 3:12 बजे गुड़िया के पास पड़ी एक कांच की चूड़ियां खुद ब खुद टूट गईं और एक साया सोनल के ऊपर झुक गया। शीशों में नारायण की आत्मा की छवि दिखने लगी, विकृत कांच जैसी आंखें और फटी फटी त्वचा से बनी शक। आत्मा चिल्लाई एक तीखी कांच टूटने जैसी आवाज में और सोनल जमीन पर गिर गई। गुड़िया अपने आप हवा में उठी और शीशों की परछाइयों में चकराने लगी। तभी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और गुड़िया को एक कांच के ताबीज में बंद कर दिया। ताबीज काला हो गया, आत्मा उसमें कैद हो चुकी थी। सोनल बेहोश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे होश आने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि राहत थी। अगले दिन सोनल ने अपनी सारी मूर्तियां तोड़ दी और कला की दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने कहा, मैंने कला को छू लिया था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कुछ कला सिर्फ देखने के लिए होती है, जीने के लिए नहीं। नेहा ने ताबीज को बाबा को सौंप दिया, जिन्होंने कहा, मैं इसे मंदिर की भूमिगत कोठरी में बंद कर दूंगा। अब ये कभी किसी को नहीं मिलेगा। समय बीता, सोनल ने सामान्य जीवन शुरू किया। उसने एक आर्ट थेरेपी सेंटर में बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 साल बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में एक नया कलाकार उभरा, नव्याशील। नव्या की कला बेहद सजीव लेकिन अजीब थी, खासकर उसकी कांच की कलाकृतियां, जो देखने में डरावनी लेकिन मोहक थीं। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी प्रेरणा क्या है? नव्या मुस्कराई और बोली, एक तोहफा जो मुझे एक अजनबी से मिला। एग्जीबिशन के कोने में एक टेबल थी, जिस पर एक गुड़िया रखी थी, वैसे ही कांच की, पारदर्शी और आंखों में वही अजीब चमक। कैमरा जूम करता है और गुड़िया की पलकें धीमे से झपकती हैं। पीछे नव्या की आंखों में वही चमक उभरती है, जो कभी सोनल की आंखों में थी। लगता है नारायण विश्वास की आत्मा ने एक नया माध्यम ढूंढ लिया है, एक नया कलाकार, एक नई शुरुआत। और गुड़िया अब फिर से एक नई कहानी बुनने को तैयार है, किसी नए शिकार के लिए।